हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी तक 25 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो अगर आपको उन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 4 गुना बढ़ा दी जाती है तो दोनों आवेशों के बीच का बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा? कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना घट जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करना है। मान लीजिए कि दो आवेश है, ठीक है, ये दो आवेश है, ठीक है, इस Q1 और Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं हम? कितनी मान लेते हैं? R है, ठीक है। तो क्या होता है, कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो कूलाम का नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये है कूलाम का नियम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो दूरी है 4 गुना, यानी कि दोनों आवेश है, अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ा दी गई है, ठीक है। यानी कि दूरी क्या हो गई अब? 4R। आवेश वही है Q1 Q2। अब देखिए जो बल क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये F1 है, ये F2 मान लीजिए, तो कितना हो गया? Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? 4R का स्क्वायर, यानी कि 16R का स्क्वायर, ठीक है। F1 आ गया, F2 आ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है F1। आपको क्या करना है? F1 अपॉन F2 कर दीजिए, यानी इनका क्या निकालना है, इनको कैसे करेंगे? Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, सॉरी R का स्क्वायर। अब मतलब F2 को नीचे रख दो, क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा क्या? 16R का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। ये तो कट गए दोनों, R का स्क्वायर से R कट गया, तो F1 अपॉन F2 कितना आ गया? F1 अपॉन F2 आ गया, कितना आ गया? 16/1 आ गया, ठीक है। और F2 कितना आ जाएगा? F2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? F2 आ जाएगा F1 अपॉन 16। F2 कितना आ गया? F1 अपॉन 16। यदि हम इसको हम कह सकते हैं कि जो F2 है वो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके? 1/16 के। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? मतलब घट जाएगा, बल कितना हो जाएगा? 1/16 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा 16 गुना क्या हो जाएगा? बल घट जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा? जो आकर्षण बल है दो आवेशों के बीच को, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। जितने पास रहेगा उतना आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा, जब दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ा दी जाएगी तो बल कम हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तो निकाय के लिए क्या होगा? यदि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? शून्य, यानी कि जी यदि क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब देखिए भार क्या होता है? भार बराबर W। भार क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है। भार वेट बराबर क्या होता है? mg, ठीक है। अब देखिए जब जी 0 है तो क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो गया? 0। यानी कि जो वेट है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये m होता है ना, m क्या रहता है? जैसा है वैसा ही रहता है, मतलब इसमें नो चेंज रहता है, मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है इसमें, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? पहली बात, जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो कब दी थी? 1869 में। इन्होंने कहा था कि इनका जो आवर्त सारणी का जो आधार था, इनका जो नियम था, उसमें क्या था? इनका आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान के तत्वों को इन्होंने कैसे व्यवस्थित किया था? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इन्होंने क्या किया? तत्वों को व्यवस्थित किया था बढ़ते क्रम में। और उस समय तत्व कितने थे? 63 तत्व थे मौजूद। कितने तत्व मौजूद थे? 63 तत्व मौजूद थे। तो उस समय जो लास्ट जो एलिमेंट था उनके समय कौन सा था? यूरेनियम था। कौन सा था? यूरेनियम। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यूरेनियम क्या था? लास्ट था इनके टाइम का, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ, जो 16 होता है, जो ग्रुप 16 होता है, ग्रुप 16 उसको हम क्या कहते हैं? काल्कोजन। क्या कहते हैं? काल्कोजन। ग्रुप 16 को काल्कोजन कहते हैं, ठीक है। 15 को क्या कहते हैं? ग्रुप 15 को कहते हैं निक्टोजन। क्या कहते हैं? निक्टोजन, ठीक है। और आपको 17 का पता है, क्या कहते हैं? हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन, ठीक है, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो का, ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है कि इसकी आपको क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। किसकी? निकिल की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है इसमें से। देखिए दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे करना है। मैं आपको बता देता, जिसकी संख्या निकालनी है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने निकिल की निकालनी है तो एक्स
ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो CO होता है ना, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। तो आप बताइए, एक्स निखिल की एक्स हो गई इंटू 0 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब निखिल की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी है? शून्य हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 1 इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। रदरफोर्ड प्रयोग में सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों की बमबारी डैश के आविष्कार को दर्शाती है। यानी जो रदरफोर्ड ने जब क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या की थी? सोने की पन्नी में अल्फा कणों की क्या की थी? बमबारी की थी। अल्फा कणों की क्या की थी? बमबारी की थी। तो किसकी खोज हुई थी इससे? इससे हुई थी नाभिक की खोज। ठीक है। जब इन्होंने क्या किया था, मतलब अल्फा कणों की या किरणों की जब बमबारी की थी, तो क्या हो गया था? कुछ कण तो पार निकल गए थे इस पतली सी पन्नी से, ठीक है। कुछ कण कोनों में विक्षेपित हो गए थे, लेकिन कुछ कण क्या होते थे, जैसे ही सीधे कुछ कण जैसे जा रहे थे तो वैसे उसी दिशा में वापस भी आ रहे थे। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो आपका जो परमाणु होता है उसका कुछ भाग क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है। और इस भाग को इन्होंने क्या कहा था? नाभिक कहा था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। गुरुत्वाकर्षण के तहत एक गेंद को गिरा दिया जाता है, ठीक है। 5 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जी का मान यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है, हमें क्या निकालना है। देखिए दोस्तों, जो जी का मान होता है इसको हम ए के मान के बराबर ले लेते हैं, यानी कि त्वरण कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? वी, यानी कि गति। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है, क्योंकि गति पहले जो वस्तु है पहले क्या है? विराम अवस्था में। ठीक है। प्रारंभिक वेग 0 है। और अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग हमें निकालना है। ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकंड दे रखा है। तो आप इसे कैसे निकालेंगे? गति के समीकरण से आप इसको निकाल लेंगे। v बराबर u प्लस ए टी। यू का मान आपको पता है 0 है। 0 प्लस ए का मान आपको 10 रखना है, टी का मान आपको 5 रखना है। तो v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है। जो दोस्तों गति के जो तीनों समीकरण इनको जरा ध्यान से देख लेना, एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं इनमें से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि मिश्र धातु का नाम बताइए, उस मिश्र धातु का नाम बताइए जो तांबा और टीन का संयोजन है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी मिश्र धातु तांबा और टीन के संयोजन से बनी, यानी कि कॉपर प्लस टीन से बनी है। तो इसका सही आंसर है घंटा धातु। कौन सी धातु? बेल मेटल, यानी कि घंटा धातु। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो घंटा धातु जैसे स्कूल में जो बेल वगैरह होती है, जो घंटी होती है, वो इसी इनसे ही बनी हुई होती है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, जो कॉपर का जो रेशियो होता है 4:1 होता है। कॉपर और टीन का जो रेशियो होता है 4:1 होता है। अब देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो कांसा होता है ना, जो कांसा होता है, यहाँ देखिए, जो कांसा होता है उसको भी किससे बनाया जाता है? उसको भी कॉपर और टीन से ही बनाया जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि इनका जो रेशियो होता है उस समय क्या होता है? 9:1 होता है। ठीक है। यही इनके बीच का डिफरेंस है, यानी कि रेशियो क्या होता है? अलग अलग, मानी मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है। यहाँ पे 4:1 है और यहाँ पे कितनी है? 9:1 है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉपर कांसा में ज़्यादा होता है, टीन कम होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे, जानबूझ के रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपको थोड़ा लेवल बढ़ा देना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा लेवल बढ़ा रखा है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बारे में निम्नलिखित के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए जी की बात हो रही है, जी की बात, त्वरण जी की बात हो रही है कि वह ब्रह्मांड में हर जगह समान होता है। कौन सा सही इन चारों में से? यह पृथ्वी पर हर जगह समान होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो बताइए इसका। देखिए दोस्तों, जैसे अर्थ होता है ना, ये अर्थ है, ये क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। ये कौन से थे? ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो जी होता है ना, ध्रुवों पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। और जो भूमध्य रेखा होती है यहाँ पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? न्यूनतम होते हैं। आपको पता है कि जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि कांच पर लिखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 के एग्जाम में ही पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा?
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल इसको हम HF से डिनोट करते हैं, HF, ठीक है। और ये क्या होता है? एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए। एसिटिक अम्ल आपको पता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये क्या होता है? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, ठीक है, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल, सॉरी, किंग ऑफ केमिकल, यानी रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल ही होता है, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। तने का वह भाग जहाँ पर एक पत्ती उत्पन्न होती है डैश के रूप में जाना जाता है। तने का वो भाग का, उस भाग का नाम बताइए जहाँ पर क्या होती है? पत्ती उत्पन्न होती है। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गांठ, यानी कि नोड की बात हो रही है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो गांठ होती है यहीं पे क्या बनती है? कलियाँ, कलियाँ, टहनियाँ, ठीक है। इनका निर्माण सबका क्या होता है? यहीं होता है। पत्तियाँ, इन सब का निर्माण क्या होता है? यहीं पे होता है। कहाँ पे? गांठ में ही होता है, ठीक है। उत्पादन यहीं पे होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। डैश को पादप वंश के उभयचर कहा जाता है। किस को पादप वंश के उभयचर कहा जाता है? ठीक है, उभयचर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइटस, जो भी है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों जो ये ब्रायोफाइटस होते हैं किस में होते हैं? मिट्टी में रहते हैं। किस में रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं। लेकिन प्रजनन के लिए क्या होते हैं? प्रजनन के लिए इनको क्या चाहिए? प्रजनन के लिए इनको किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, ठीक है। प्रजनन के लिए इनको पानी की जरूरत होती है, तो इसलिए क्या आते हैं? पानी में भी जले जाते हैं, इसलिए इनको उभयचर कहा जाता है। उभयचर मतलब जो जल थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? पृथ्वी अर्थ क्रस्ट है जो, उसमें जो सबसे प्रचुर धातु की बात हो रही, तत्व की बात नहीं हो रही, सिर्फ मेटल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर वो क्या है? एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है? ये क्या है? प्रचुर धातु है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, अर्थ में। यदि हम तत्वों की बात करते हैं तो तत्वों में सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर तीसरे नंबर में एल्युमिनियम आता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक क्षेत्र में दो खिलाड़ी एक दूसरे से विपरीत दिशा में समान वेग v के साथ दौड़ रहे हैं। दूसरे के संबंध में पहले खिलाड़ी के वेग का पता लगाइए। देखिए दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दें। मान लीजिए क्या होता है कि दो खिलाड़ी, मान लीजिए दो बंदे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। एक बंदा किधर को दौड़ रहा है? इधर को दौड़ रहा है। और एक बंदा किधर को दौड़ रहा है? वो इधर को दौड़ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सापेक्ष जो गति होती है क्या होती है? सापेक्ष गति आपने सुना होगा, मैथ वाले स्टूडेंट को पता होगा सापेक्ष गति। देखिए क्या होता है, जब क्या होता है, जब दिशा दोनों की सेम होती है, यानी कि समान दिशा में, तो सापेक्ष गति क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, ठीक है। यदि दिशा क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, तो सापेक्ष गति क्या होती है? जुड़ जाती है। अब आप बताइए, इनकी एक की गति v है, एक की गति v है, तो ये क्या कर रहे हैं? कौन सी सिचुएशन में जा रही है? ये जा रहे हैं दोस्तों अलग अलग सिचुएशन में जा रहे हैं, ठीक है। इस एक बंदा इधर को जा रहा है, ठीक है, एक बंदा इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, ठीक है। तो अब बताइए, तो क्या हो जाएगा? एक का v है, दूसरे का भी v है, तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? 2v हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, ठीक है। आपको पता होगा, मैथ वाले स्टूडेंट है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लगभग कितनी होती है? 20 फीट। औसतन की बात करें तो 20 फीट होती है। और यहीं पे क्या होता है? अधिकतम पाचन हो जाता है। जो हमारा जो भोजन होता है, अधिकतम क्या होता है? पाचन हो जाता है, ठीक है। भोजन का, फूड का पाचन यहीं में मतलब मैक्सिमम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दांतों के अध्ययन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर बताइए इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, जो एंथ्रोपोलॉजी होता है उसमें क्या होता है? मानव व्यवहार तथा समाज का इसमें अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। और ओटोलियर्नोलॉजी होता है, जो ओटोलियर्नोलॉजी, इसमें किससे संबंधित है? गला, कान, नाक, ये संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है इतना, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और इसका जो आवेश होता है कितना होता है, वो होता है 1.6 माइनस में, ठीक है, माइनस में होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है पॉजिट्रॉन के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई से हम इसको डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। और जो पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का कण होता है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, धन आयन यानी कि प्लस आयन होता है, ठीक है, प्लस आयन इसमें होता है, ठीक है। इसमें यही अंतर है कि एक में ऋण आयन होता है, एक में धन आयन होता है। और जो पॉजिट्रॉन है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, एंडरसन ने की थी। किसने की थी, एंडरसन ने इसकी खोज की थी, किसकी, पॉजिट्रॉन की। अच्छा क्वेश्चन है। और कब की थी, 1932 में। अगला प्रश्न देखिए कि एक लड़की पूरब की ओर 6 मीटर और फिर उत्तर की ओर 8 मीटर की यात्रा करती है, तो उसका विस्थापन क्या है। आप सोच रहे हो कि मैथ का क्वेश्चन, लेकिन ये साइंस का ही क्वेश्चन है, विस्थापन की बात हो रही है। मान लीजिए कि लड़की कहाँ है, मान लेते हम कि लड़की पहले गई 6 मीटर, ठीक है, कहाँ गई, पूरब की ओर, 6 मीटर पूरब की ओर, फिर यहाँ से चली गई, फिर यहाँ से गई उत्तर, कितनी, 8 मीटर। तो हमें निकालना है विस्थापन, यानी ये निकालना है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, पीजीटी लगेगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो इसका स्क्वायर करिए, रूट लगा दीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और रूट लगा दिए, कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 10 मीटर क्या हो जाएगा, टोटल विस्थापन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खाना बनाने वाली गैस में निम्नलिखित में से किन दो गैसों का मिश्रण होता है। जो खाना बनाने वाली गैस यानी किसकी बात है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात हो रही है। तो इसमें कौन सी गैस होती है, इसमें होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन, इसमें क्या होती है, मिक्स होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रंग रखने वाली डैश गैस है, रंग रखने वाली या रंग दिखाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। कौन सी है, क्लोरीन। जो हेलोजन होती है क्या है, रंगीन आयन बनाते हैं। जो क्लोरीन क्या है, हेलोजन है। तो हेलोजन क्या होते हैं, रंगीन आयन बनाते, क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, रंगीन आयन बनाते हैं हेलोजन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा के रूप में जाना जाने वाला रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है। जो पेलाग्रा होता है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो पेलेग्रा जो रोग होता है वो किसके कमी से होता है, ये होता है नियासिन। किसकी कमी से होता है, नियासिन। और जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन B3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन B3 भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये फाइलोक्विनोन होता है, ये कौन सा है, विटामिन K बोलते हैं, ठीक है। और थाइमिन है, विटामिन B1 बोलते हैं। और जो राइबोफ्लेविन है, इसको क्या बोलते हैं, विटामिन B2 बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेलेग्रा होता है इसमें क्या होता है, कुपोषण के कारण क्या होता है, मतलब ज़्यादातर उनमें होता है जिनमें कुपोषण होता है ना, कुपोषण वाले व्यक्ति होते हैं, जो कुपोषण व्यक्ति, उनमें ज़्यादातर होता है। इसमें दस्त वगैरह देखने को मिलते हैं लक्षण में। मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गया था, जो क्लोरीन में जो कौन सा रंग होता है, हरा पीला। कौन सा होता है, हरा प्लस पीला, इस टाइप का क्या होता है, क्लोरीन में क्या होता है, रंग होता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक अल्फा कण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप क्या होता है। अल्फा कण की बात हो रही है, अल्फा कण, ठीक है। आपको बता देता हूं मैं कि जो दोस्तों एक अल्फा कण होता है वो किसके बराबर होता है, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हीलियम। अब आपको पता है कि जो अल्फा कण को हम फिर कैसे लिखेंगे, 2He4 लिख देंगे। अब देखिए मतलब अल्फा कण से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही तो निकलते हैं नाभिक से। जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ होते हैं। अब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उसी में रहेंगे, ठीक है। अब जब अगर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही हट जाएंगे फिर तो उस पदार्थ का मतलब कोई भी अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब नाभिक ही नहीं है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, तो जब एक अल्फा कण निकलेगा तो उससे कितना चार्ज निकलेगा, अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा कण की बात करते हैं तो अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो क्या हो जाएंगे, 2 आवेश क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, 2 आवेश क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका जो परमाणु के आवेश में 2 इकाई की कमी हो जाएगी, यानी कि 2 आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकल जाएगा तो कमी तो आएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कि निम्नलिखित में से कौन सी 6 प्रक्रिया विकिरण प्रदान करती है जिसकी भेदन क्षमता अन्य सभी से अधिकतम होती है। किसकी भेदन क्षमता सबसे मतलब दूसरों से मतलब सबसे ज़्यादा होती है, अल्फा,
बीटा, गामा, किसकी सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अल्फ़ा की सबसे कम होती है, फिर बीटा की थोड़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की। ठीक है, आपको ये क्रम याद रखना है। तो सबसे किसकी पूछी? सबसे ज़्यादा की पूछी है, तो गामा किसकी हो जाएगी? गामा की हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न आते भी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।